नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूँ। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले कि आज की सुर्खियाँ शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी मदद, आपका सहयोग हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों का सिलसिला। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन की भारत यात्रा पर दोनों देशों ने 7 समझौते किए। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच आपसी द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों देशों ने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जिन मुद्दों पर समझौते किए गए उनमें भारत बांग्लादेश सीमा पर कुशियारा नदी से पानी कम करने को लेकर समझौता, बांग्लादेश रेलवे के अधिकारियों को भारतीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में दी जाएगी ट्रेनिंग, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बांग्लादेश रेलवे को सहायता देना, भारत इसके तहत फ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम और अन्य आईटी आधारित क्षमताओं को बढ़ाने में भारत बांग्लादेश को मदद देगा। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट और भारत की नेशनल जुडिशियल एकेडमी के बीच बांग्लादेशी विधिक अधिकारियों की भारत में ट्रेनिंग के लिए समझौता, भारत और बांग्लादेश की विज्ञान और अनुसंधान परिषद के बीच का करारनामा, भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग समझौता, टीवी प्रसारण के क्षेत्र में भारत के प्रसार भारती और बांग्लादेश टीवी के बीच समझौता शामिल है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार है। दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग के स्तर में निरंतर सुधार हो रहा है। हमने आईटी, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि हमारी प्राथमिकता लोगों के मुद्दे, गरीबी हटाओ और इकोनॉमी को डेवलप करना है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक साथ काम करते हैं ताकि पूरे साउथ एशिया में लोग बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। पीएम मोदी बोले, आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बांग्लादेश के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से द्विपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्ष हमने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ, हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों की स्वर्ण जयंती और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी को एक साथ मनाया। पिछले वर्ष 6 दिसंबर को हमने पहला मैत्री दिवस भी साथ मिलकर पूरी दुनिया में मनाया। प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की यात्रा हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हो रही है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 25 सालों के अमृतकाल में भारत बांग्लादेश मित्रता नई ऊंचाइयां छुएगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है और क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। उन्होंने कहा कि हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों में भी निरंतर वृद्धि हुई है। हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर्स में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया है। उन्होंने कहा कि यह हमारी युवा पीढ़ियों के लिए रुचि रखते हैं। उनका कहना था कि हम जलवायु परिवर्तन और सुंदरवन जैसी साझा धरोहर को संरक्षित रखने पर भी सहयोग जारी रखेंगे। आज हमने कुशियारा नदी से जल बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे भारत में दक्षिणी असम और बांग्लादेश में सिलहट क्षेत्र को लाभ मिलेगा। ऐसे 54 नदियां हैं जो भारत बांग्लादेश सीमा से गुजरती हैं और सदियों से दोनों देशों के लोगों की आजीविका से जुड़ी रही हैं। उन्होंने कहा कि ये नदियां, इनके बारे में लोक कहानियां, लोकगीत हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत से भी साक्षी रही हैं। आज हमने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया। 1971 की स्पिरिट को जीवंत रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी शक्तियों का मिलकर मुकाबला करें जो हमारे आपसी विश्वास पर आघात करना चाहती हैं। आबकारी घोटाले की जांच में अब ईडी टीम की एंट्री, 30 जगहों पर छापेमारी। अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से दिल्ली में लागू की गई आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोपों की जांच में अब ईडी की टीम भी कूद पड़ी है। अब ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। खबर है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित 7 राज्यों में आज सुबह से ही 30 से अधिक जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। दिल्ली और गुरुग्राम सहित दूसरे राज्यों में भी छापेमारी
की गई है। खास बात यह है कि इस मामले के प्रमुख आरोपी दिल्ली की उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर ईडी की छापेमारी नहीं की गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी की गई है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के लखनऊ, हरियाणा के गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में छापेमारी अभी भी चल रही है। ईडी की टीम दिल्ली स्थित जौरबाग में रह रहे एक शराब कारोबारी के घर भी पहुंची। ईडी ने यहां समीर महेंद्रू के यहां छापा मारा। समीर मेसर्स इंडो स्पिरिट्स के एमडी हैं। उन्होंने 1 करोड़ रुपए मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज के राजेंद्र प्लेस स्थित यूको बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। माना जा रहा है कि ईडी की आज की कार्रवाई केवल शराब कारोबारियों और कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ हो रही है। इनमें अधिकतर लोग शराब घोटाले की जांच के लिए दर्ज प्राथमिकी के आरोपी हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने नई शराब नीतियों को वापस ले लिया है, लेकिन इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। उल्लेखनीय है कि बीजेपी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए सोमवार को एक स्टिंग ऑपरेशन किया, वीडियो जारी किया था। कथित शराब घोटाले के एक आरोपी के पिता दावा करते दिख रहे थे कि उन्होंने दिल्ली में शराब का लाइसेंस हासिल करने के लिए कमीशन देना पड़ता है उन्हें। दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे मजाक कहते हुए खारिज कर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 अभियान की देशव्यापी यात्रा हरियाणा हिसार से शुरू करेंगे, यह उन्होंने ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 देशव्यापी अभियान की यात्रा हरियाणा के हिसार से शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने यह घोषणा आज यहाँ प्रेस वार्ता में की। उन्होंने कहा, हमें मिलकर इंडिया को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। कल से अपनी इस यात्रा की शुरुआत अपने जन्मस्थान हरियाणा के हिसार से करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि 130 करोड़ लोगों का सपना है कि इंडिया एक विकसित देश बने, एक अमीर देश बने, शक्तिशाली देश बने, सर्वश्रेष्ठ देश बने। यही हासिल करने के लिए मैंने ऐलान किया था कि मैं पूरे देश की यात्रा करूंगा। उन्होंने कहा कि कल मैं इस पवित्र यात्रा की शुरुआत अपने जन्मस्थान हिसार हरियाणा से करूंगा। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि अगर आप मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन से जुड़ना चाहते हैं तो उनके द्वारा जारी नंबर पर मिस्ड कॉल करें। उनका कहना था कि अगर भारत को नंबर 1 बनाना है तो एक काम जो आवश्यक शर्त यानी नेसेसरी कंडीशन है वो है हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल पीएम मोदी ने ऐलान किया कि 14,500 यानी 14,500 सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाया जाएगा, मॉडर्न बनाया जाएगा। लेकिन देश में 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं, ऐसे तो 70 से 80 साल लग जाएंगे। उन्होंने यह कहते हुए पीएम मोदी से अपील की कि मेरी अपील है कि सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर 10.5 लाख सरकारी स्कूल को 5 साल के अंदर एक साथ बेहतर गुणवत्ता यानी बेस्ट क्वालिटी वाला बनाया जाए। भारत ने कोरोना का नेजल टीका भी हासिल कर लिया। भारत बायोटेक कंपनी को कोरोना के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिली है। भारत बायोटेक को इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन के लिए डीजीसीआई ने इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। यह जानकारी आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दी। उन्होंने बताया कि ये कोरोना के लिए भारत का पहला नाक का टीका होगा। मनसुख मंडाविया ने कहा कि नियामक ने 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की प्राथमिक टीकाकरण के लिए आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए इस टीके को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर लिखा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को बड़ा बूस्ट मिला है। भारत बायोटेक के चिंपांजी एडनोवायरस वेक्टरेड रिकॉम्बिनेंट नेजल वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के व्यक्तियों के उपयोग के लिए अनुमति दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि यह कदम महामारी के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई को और मजबूत करेगा। भारत ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपने विज्ञान अनुसंधान एवं विकास और मानव संसाधनों का जमकर उपयोग किया है। विज्ञान संचालित दृष्टिकोण और सबका प्रयास के साथ हम कोविड-19 को हरा देंगे, ऐसा कहना है डॉक्टर मनसुख मंडाविया का, जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मंगलवार को दिल्ली में मुलाकात की। इन दोनों के बीच हुई ये मुलाकात लगभग 1.5 घंटे चली। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक साथ लंच भी किया। नीतीश कुमार की यह मुलाकात कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ एक दिन पूर्व हुई बैठक के बाद हुई है। मुलाकात की तस्वीर के साथ अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मेरे घर पधारने के लिए नीतीश कुमार का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि देश से संबंधित कई गंभीर विषयों पर चर्चा हुई है।
इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑपरेशन लोटस इन लोगों द्वारा खुलेआम महमेले की खरीद फरोख्त करके जनता द्वारा चुनी सरकारों को गिराना, बीजेपी सरकारों का बढ़ता निरंकुश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी शामिल है। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान दिल्ली की उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जनता दल यूनाइटेड नेता संजय झा भी मौजूद थे। केजरीवाल से पहले नीतीश कुमार ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा से भी उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं से कार्यालय में मुलाकात की थी। उन्होंने सोमवार को राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं और इससे पहले वो राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले, मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के एक दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को माकपा महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है और उनकी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चर्चा की है कि अगर वाम दलों, राज्यों में क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस समेत सभी दल एक साथ आते हैं तो यह एक बड़ा राजनीतिक गठन होगा। येचुरी ने कहा कि यह सकारात्मक संकेत है जिससे देश में अच्छा राजनीतिक विकास होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार से शुरू, यूपी के नेता को बुलावा नहीं। राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा बुधवार से शुरू हो रही है, मगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को न तो सूचित किया गया है और न ही उन्हें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश की टीम में मुख्य रूप से प्रियंका गांधी वाड्रा की निजी सचिव संदीप सिंह, अमेठी सेवा दल के अध्यक्ष रामबरन कश्यप, यूपीसीसी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शाहनवाज आलम, यूपीसीसी मछुआरा कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र निषाद और यूपीसीसी सचिव उन्नाव प्रभारी प्रतिभा अटल पाल शामिल हैं। पार्टी के नेता ने कहा कि हमारे पास यात्रियों की 3 श्रेणियां हैं। भारत पदयात्री जो पूरे रास्ते राहुल के साथ होंगे, अतिथि पदयात्री जो कुछ समय के लिए शामिल होंगे और राज्य पदयात्री जो अपने अपने राज्यों में राहुल के साथ शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश से 14 भारत यात्री हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर जाने के रास्ते में राजस्थान से बुलंदशहर पहुंचने और वहां से दिल्ली के लिए रवाना होने की उम्मीद है। जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा राज्य में 2.5 दिनों की संक्षिप्त अवधि के लिए रहने की उम्मीद है, पार्टी ने राज्य की लंबाई और चौड़ाई को कवर करते हुए 4 से 5 छोटी यात्राएं करने का प्रस्ताव रखा है। छोटी यात्राओं का बुलंदशहर में विलय होगा। कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा, हाँ, पार्टी बुलंदशहर में मुख्य यात्रा में शामिल होने से पहले विभिन्न क्षेत्रों में छोटी यात्राएं करेगी। मुख्य यात्रा 3 भागों में की जाएगी, जिसमें पहला भाग 7 बजे से होगा, दूसरा सुबह 10:30 बजे से और तीसरा 12 बजे से। इस दौरान 13 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों का सर्वे करने का विरोध। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी गैर सरकारी मदरसों का सर्वे करने का फैसला लिया है। इस फैसले के विरोध में दिल्ली में यूपी के 150 से ज्यादा मदरसा संचालकों ने आज बैठक की। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। यूपी में मस्जिदों को सर्वे को लेकर हाल ही में एक बैठक हुई थी। यूपी के मंत्री ने मदरसे की बेहतरी के लिए इसे जरूरी बताया था। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने बताया है कि इस मामले में सरकार से मिला जाएगा, फिर एक कमेटी बनेगी जो मदरसों के मसले देखेगी। सरकार का काम कितना भी सही हो लेकिन बदनाम करते हुए किया जाएगा तो यह गलत है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो दूसरी जगह नहीं पढ़ पाते हैं। देश में मदरसों ने पिछले 100 साल में जो काम किया है वो बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि आज मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है। इसी के साथ मदनी ने कहा कि मीडिया जिस तरह से मदरसों को पेश कर रही है वो दोनों कौमों में दूरी पैदा कर रही है। अंडरस्टैंड करिए मगर मिसअंडरस्टैंड मत करिए। हम इस देश के थे और रहेंगे, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, मिल बैठकर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज ही सरकार से मिलने की दरखास्त करेंगे। शक किए बिना काम करना चाहिए। सरकार को जिस तरह से छवि खराब की जा रही है वह गलत है। मौलाना अरशद मसनी ने कहा कि दारुल उलूम मदरसों की मां है। सरकार मदरसों के दरवाजे बंद करना चाहती है। दिल्ली में 33,000 उलेमाओं को शहीद किया गया और लाल किले के पास की सड़कों पर लटका दिया गया। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद सरकार की मुखालफत के लिए नहीं है। जो देश के सांप्रदायिक लोग देश में मदरसा नहीं चाहते हैं। हम आखिरी कोशिश करेंगे कि मदरसे जिंदा रहें। आप किसी चीज को बहाना बनाकर मदरसों पर बुलडोजर नहीं चला सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों को सुरक्षा मुहैया कराने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्य और केंद्र सरकारें निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है, क्योंकि ये व्यावसायिक उद्यमों की तरह काम करते हैं। यह बातें कोर्ट ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान कही। जस्टिस एस.के. कौल और ए.एस. ओका ने कहा कि निजी अस्पताल अत्यधिक शुल्क लेते हैं और वे अपने दम पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से सवाल किया कि सरकार इतने सारे निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए सुरक्षा कैसे प्रदान करेगी। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारे ने कहा कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ता हमलों की चपेट में हैं और उनकी सुरक्षा के लिए एक तंत्र बनाए जाने की उन्होंने मांग की। याचिका की सुनवाई करने वाली पीठ ने हंसारे से कहा कि हर बड़े शहरों में हर गली में एक मेडिकल सेंटर चल रहा है और वह सामान्य आदेश कैसे पारित कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि आप सरकार से निजी कंपनियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने की उम्मीद नहीं कर सकते। पीठ ने इस संबंध में राज्य सरकारों को की गई शिकायतों और मांग पत्र की जानकारी मांगी, क्योंकि इसे याचिका में शामिल नहीं किया गया था। अमेरिका में 6 क्षेत्रों में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की शुरुआत। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आज दुनिया भर में फैले भारतीय चार्टर अकाउंटेंट्स से कहा कि वे ब्रांड इंडिया की दूत बने। अमेरिका में 6 क्षेत्रों में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की शुरुआत करने के बाद वे सैन फ्रांसिस्को में उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे। अपना कार्य व्यवसाय बढ़ाने के विषय में अच्छा काम करने के लिए ICAI के पदाधिकारियों को उन्होंने बधाई दी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बधाई देते हुए श्री गोयल ने कहा कि धीरे धीरे शक्तिशाली बनने तथा भू राजनीतिक क्षेत्र में अहम स्थान प्राप्त करने में अगले 25 वर्ष का समय भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ICAI की भी भारत की इस यात्रा में अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि वे इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब ICAI के 100 अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में चार्टर अकाउंटेंट्स आर्थिक विकास में महान योगदान कर रहे हैं और चार्टर अकाउंटेंट सत्यनिष्ठा के संरक्षक हैं। CA के हस्ताक्षर का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने कहा कि यह सत्यनिष्ठा और सच्चाई का प्रतीक है। CA के हस्ताक्षर की कीमत के कारण उनका काम और भी गंभीर हो जाता है। उन्होंने कहा कि अकाउंटेंट्स की 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस का उल्लेख किया, जिसका आयोजन 118 वर्षों में पहली बार नवंबर 2022 को मुंबई में किया जाएगा। इसकी चर्चा करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत जब G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला हो तो यह आयोजन होना ही था। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत की प्रासंगिकता विश्व में बढ़ती जा रही है। तो ये थी दिन भर की खास खबरें और देश और दुनिया के लिए अन्य खबरों की दृष्टि से जुड़े रही द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल पब्लिक वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग, आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, तभी हमारा यह प्रयास सार्थक होगा और लगातार जारी रह सकेगा। आपके सहयोग की हमें बेहद दरकार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।